हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे उससे आगे का। क्या इससे पहले जो हमने करा था वो था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। एक बार मैं आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ, फिर इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है आज वे करेंगे। देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया था जो आयनाइज हो जाए, ठीक है, जो आयनाइजेबल होगी और सेटिस्फाई होते हैं किसके द्वारा, नेगेटिव आयंस के। तो जो सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयंस से और क्या हो जाए आयनाइज, अगर हम उसे वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो वो सोल्यूबल होकर आयंस में चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जो कि हम मेटल के हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। अब है सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये होती है नॉन आयनाइजेबल, मतलब कि जो बेटा ब्रैकेट के अंदर, देखो जैसे कि है जो ब्रैकेट के नॉन आयन, मैंने बताया था जो आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जो इससे अंदर लिखी होती है, ये तो होती है नॉन आयनाइजेबल का मतलब ये आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होती, लेकिन जो बाहर होती है इससे ये आयनाइजेबल होती है। अगर आप इसे डिजोल्व करते हो वाटर में तो ये आयनाइज होकर अलग हो जाएगी, ये पूरा का पूरा स्फीयर अलग होगा एक, और ये पूरा का पूरा आपका सीएल अलग हो जाएगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, और जो बाहर होती है वो होती है आपकी आयनाइजेबल वैलेंसी, और उसके हेल्प से आप निकालते हो प्राइमरी वैलेंसी। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी का तो पता जो, लेकिन जो टोटल आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, हम सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं कि जो नॉन आयनाइजेबल होती है और सेटिस्फाई होती है किसके, न्यूट्रल मोलिक्यूल और आपके नेगेटिव आयंस, मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रल जो NH3 है इसका फॉर्मल चार्ज कितना, जो चार्ज होता है 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल जिसके ऊपर 0 होता है चार्ज वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जो आपका ये होता है सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है न्यूट्रल हो या उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। एक तो और कैसे निकाल सकते हैं हम सेकेंड वैलेंसी, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट, जितने आपके टोटल लोन पेयर डोनेट है इतनी ही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। चलो देखो यहाँ से निकालते हैं हम, सबसे पहले पीवी निकालते हैं क्योंकि निकालने के लिए आ जाता है बेटा, तो इसलिए मैं आपको एक एक बता देती हूँ, ठीक है। जैसे पीवी है इसे क्या मान लोगे आप, एक्स मान लो, फिर प्लस जो NH3 होती है जो इसका चार्ज होता है कितना होता है 0, और कितना है ये 6 हो गया। अब फिर प्लस ये क्या है 3, जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, तो -1 इक्वल टू 0। तो एक्स ऐसा ही, ये 0 किस में मल्टीप्लाई करोगे ये भी क्या हो जाएगा 0, तो बस ये तो छोड़ो क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा -3 इक्वल 0, और ये 3 उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू 3। इसका मतलब जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है 3, ठीक है। जो आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, जो एक्स की वैल्यू निकालोगे वो क्या निकल जाएगी आपकी प्राइमरी वैलेंसी। अब है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। अब बेटा सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, देखो मैंने अभी बताया टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड। देखो जो आपका सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल कोई तो लोन पेयर डोनेट करते हैं, जो NH3 है, NH3 कितना लोन पेयर डोनेट करता है, 1 लोन पेयर डोनेट करता है, 1 पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 तो 6 है तो कितना करेगा 6, तो इसका मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी 6। समझ में आया बेटा कि एक NH3 है तो 1 लोन पेयर देता है, तो 6 है तो भी कितने देंगे, तो 6। इसका मतलब आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हो जाएगी 6, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हो जाएगी 3। आई थिंक आपसे ये निकालने आ गए होंगे। अब देखो बेटा अगले में निकालते हैं ऐसे, वो बार पहले हम निकालेंगे प्राइमरी वैलेंसी में इसको क्या मान लेंगे x, कितना होता है क्लोरीन का बीच में प्लस लगाकर माइनस का 1 होता है ना, है कितने क्लोरीन 2, तो ये हो गया। फिर प्लस NH3 हमने अभी देखा है इसका जो चार्ज होता है कितना है 0 मल्टीप्लाई 4, और फिर क्या है प्लस माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या आ जाएगा x माइनस के 1, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 प्लस ये 0, ये पूरा का पूरा 0, तो माइनस के 1 ये हो जाएगा। अब कैसे करोगे आप, अभी इधर लेकर जाओगे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे x की -3, तो दूसरी तरफ लेकर जाओगे जब क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3, तो इसका कितना निकल जाएगा आपका x इक्वल टू 3। तो जो कोबाल्ट है +3 प्राइमरी वैलेंसी हो गई। अब सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, सेकेंडरी वैलेंसी में देखो बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी में क्या करना है आपको, देखो जो क्लोरीन होता है एक डोनर एटम होता है, एक क्लोरीन एक देगा, 2 क्लोरीन कितने लोन पेयर देगा 2, तो इसका मतलब यहाँ 2 लोन पेयर तो ये हो गई, और 4 ये कितने हो गए 6, 2 और 4 6। इसका मतलब इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी,
क्लियर हो गया समझ में। नंबर ऑफ डोनेट लोन पेयर आपको चेक करने हैं कितने हैं वे आपके। देखो 2 एक क्लोरीन एक देता है, 2 क्लोरीन 2 देगा। NH3 कितने देता है 4, एक NH3 एक लोन पेयर, 3 NH 4 NH3 4 4, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा आपके 6, प्राइमरी वैलेंसी होगी। ऐसे ही आप देखो बेटा, ये देखो NiCO4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब जो आपका Ni है इसमें जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो होगी आपकी 0। अगर इस ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है इट मीन्स वहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी होती है आपकी 0। ये क्योंकि इनको बोलते हैं न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये न्यूट्रल जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता वे न्यूट्रल होते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी वही कितने है बेटा CO4, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी इसकी 4। आ गया होगा मेरे ख्याल से आपके समझ में। फिर है Fe, इसमें देखो कितने चार्ज है ऊपर 3 हो गई, प्राइमरी वैलेंसी निकाल लो। PV इक्वल Fe को क्या मान लोगे X प्लस कितने है बेटा 3, और जिसका फॉलोअर चार्ज हो जाता है वो होता है -2, तो -2 हो गया इतना, और -2 हो गया और इक्वल क्या है इसके ऊपर चार्ज है तो -3 हो गया, तो इक्वल X 2 3 जा 6, माइनस का है तो -6 इक्वल टू -3। जब X 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 और +6 आपका आ जाएगा 3। इसका मतलब जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी निकल के आई है वो है 3। क्लियर बेटा, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो जो आपके C2H5 है, ठीक है, जो C2H4 होता है C2O4 होता है ये ऑक्सिलेट आयन होता है। ये 2 आपके लोन पेयर डोनेट करता है, एक मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर डोनेट करेगा तो 3 कितने करेंगे, ये बेटा फॉर्मल चार्ज होते हैं, मैं सारे के सारे आपको लिखा दूंगी। जो C2O4 होता है एक मॉलिक्यूल जो एक CO2 है, जिसे हम खोलकर कैसे लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वो ऐसे लिखते हैं COO नेगेटिव COO नेगेटिव। तो ये जो 2 नेगेटिव है, एक यहाँ से लोन पेयर जाएगा एक यहाँ से लोन पेयर जाएगा, तो एक C2O4 2 लोन पेयर देता है तो 3 कितने लोन पेयर देंगे 6। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी होगी बेटा 6 होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो एक दो और बता देती हूँ मैं, जैसे कि एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल आपका EDTA वाला ले लेते हैं। चलो थोड़ा टिपिकल भी है, EDTA ले लेते हैं, क्रोमियम EDTA -1। अब देखो इसको ले लेंगे, अब इसे x मान लो x, और जो आपका EDTA होता है इसकी होती है EDTA हो गया। अब बाहर क्या है -1, और जो आपका EDTA होता है इसके होते हैं -4, तो इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू इधर जाएगा तो -1 और आपके +4, तो कितना आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी है वो क्रोमियम की कितनी है बेटा, कितनी हो गई 3 है। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें, और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी बेटा आपकी 6। क्यों? क्योंकि एक ही EDTA इतना बड़ा होता है कि ये 6 लोन पेयर क्या करता है डोनेट करता है। ठीक है, कौन EDTA 6 लोन पेयर डोनेट करता है, जितने जो लोन पेयर डोनेट करता है वो इसकी क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी बेटा 6 होगी। ठीक है बेटा, ऐसे ही देखो हम अगला करते हैं CO EN की थ्राइस 3+, इसमें x को CO को क्या मान लो x, जो EN होता है इसकी क्या होती है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इधर 3+ ये प्लस, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, जो कोबाल्ट है कितना होता है 3, और जो आपका EN होता है बेटा बाइडेंटेट होता है, इसका मतलब ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन टू लोन पेयर डोनेट करता है, कौन E हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा आपके इसकी 6, क्योंकि एक 2 लोन पेयर डोनेट करता है तो 3 कितने करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CH2 NH2 CH2 NH2, एक यहाँ से लोन पेयर जाएगा एक यहाँ से लोन पेयर जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक EN है, तो कितने है EN 3, तो एक ही EN आपका कितने देता है 2 लोन पेयर देता है, तो 3 कितने देंगे 6, तो सेकेंड वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी।
अब देखो बेटा, ये आपकी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी मैंने निकालना आपको सिखा दिया। अब आ जाओ अपने पॉइंट पर। डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्मोपैरेंटिक। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी होते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल से क्या है बाउंडेड मॉलिक्यूल है, वे क्या होती है आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखो, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूएंट है सेंट्रल मेटल एटम आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल। जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे जितने आयंस और मॉलिक्यूल क्या है बॉन्डेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे COCl3 है, कितने हैं 3 Cl है और 3 क्या NH3, तो 6 क्या होगी इसकी एंटिटी इज ए कोऑर्डिनेशन इन विच द कोबाल्ट आयन आर सराउंडेड बाय द 3 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 3 क्लोराइड। तो ये इसकी क्या हो जाएगी एंटिटी हो जाएगी। अदर एग्जाम्पल आर जैसे Ni में कितने हैं 4, Pt में कितने हैं 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 4, इसमें कितने हैं बेटा 6 और इसमें कितने हैं 6। ठीक है, क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होता है जो आपके मेटल से जो आपके लिगेंड्स है कितने नंबर या मॉलिक्यूल्स या जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स है वो क्या है बॉन्डेड है। क्लियर बेटा। लिगेंड और उनसे जो एक्सेप्ट करते हैं वे होते हैं आपके सेंट्रल एटम या आयंस। इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन विच फिक्स नंबर ऑफ आयंस ग्रुप आर बाउंड ए डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड। देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो आपके एटम्स होते हैं फिक्स नंबर में होते हैं, तो वे एक फिक्स जो उनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है सबका फिक्स। उसे हम जिसके साथ वो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम या आयंस। फॉर द एग्जाम्पल द सेंट्रल एटम आयन, जैसे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्या हो गया NiCl2H2O4 कौन है यहाँ पर जो निकिल है, ये क्या है इन दोनों के लोन पेयर को क्या करता है एक्सेप्ट करता है, ये आपका सेंट्रल मेटल है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है Fe NiCO3 प्लस Fe3 प्लस रेस्पेक्टिवली दीज सेंट्रल मेटल आयंस आर आल्सो रेफर टू एट लुईस एसिड। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर को गेन करता है उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड बेटा, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है उनको बोलते हैं लुईस बेस। तो इट मीन्स जो लोन आपके लिगेंड्स हैं वे क्या होते हैं लुईस बेस होते हैं, जो सेंट्रल मेटल होते हैं वे लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, लोन पेयर गेन करने वाले लुईस एसिड और डोनेट करने वाले लुईस बेस। फिर है लिगेंड। लिगेंड पर देखो बेटा क्या होते हैं, द आयंस और मॉलिक्यूल बाउंड द सेंट्रल मेटल। जो आयंस सेंट्रल मेटल से क्या होते हैं बाउंड होते हैं बॉन्डेड होते हैं इन एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मैंने बता दिया कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है ब्रैकेट के अंदर आर कॉल्ड लिगेंड्स। दीज में बी सिंपल साइंस सच है जैसे क्लोरीन, स्मॉल मॉलिक्यूल सच है H2O NH3, लार्जर मॉलिक्यूल ये तो हो गया आपके स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल कौन पे हो सकता है आपका NH2 जिसे हम अभी बनाना EN, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हो EN भी लिख सकते हो। ठीक है, इथेन 1,2 डाई एमीन। फिर आपका NCH2 NH3 के थ्राइज इवन मैक्रो मॉलिक्यूल, ये कौन से मॉलिक्यूल है ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है और ये आपके स्मॉल मॉलिक्यूल होता है सच एज प्रोटीन। जैसे प्रोटीन भी आपका क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, लिगेंड्स कौन से होते हैं बेटा जो सेंट्रल मेटल को क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं। ये इनके एग्जांपल दे दिए। व्हेन ए लिगेंड इज बाउंड टू ए मेटल आयंस थ्रू ए सिंगल डोनर एटम। सिंगल डोनर एटम का मतलब होता है बेटा अगर उसके अंदर एक ही देने वाला एटम, जैसे क्लोरीन है सिर्फ एक ही लोन पेयर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी सिंगल डोनर एटम है। जैसे H2O है NH3 है, ये सिंगल डोनर एटम होते हैं, मतलब एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं हम सिंगल डोनर एटम। देखो क्या है सिंगल डोनर एटम विद Cl H2O NH3 द लिगेंड आर सेट टू यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट भी बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोल सकते हैं बेटा यूनिडेंटेट कह लो या मोनोडेंटेट कह लो। आप कैसे कह रहे हो इसे देखो, अगर आप इनकी स्ट्रक्चर बनाते हो ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर जो लोन पेयर डोनेट हो गए वे क्या करेंगे आपको सिर्फ एक ही लोन पेयर देंगे। जो एक ही स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ मैं। जैसे आपका कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट के स्ट्रक्चर बना देती हूँ ऐसे NH3 एक ही लोन पे एक आपका मॉलिक्यूल एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा कि एक सिर्फ एक ही लोन पेयर देगा, एक कोई ये भी एक ही देगा। तो अगर एक ही दे रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए, अगर दो दे रहे हैं तो दो बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए, तीन दे रहे हैं डोनर है तो तीन बॉन्ड से डोनेट हो गए। तो सिंगल बॉन्ड से जो भी डोनेट है इसका मतलब ये यूनिडेंटेट है या मोनोडेंटेट है कि वो एक ही लोन पेयर डोनेट करके अपने आप को बॉन्डिंग कर लेंगे किसके साथ मेटल के साथ। ठीक है, व्हेन ए लिगेंड कैन बाइंड थ्रू ए टू डोनर एटम। और अगर उसके अंदर क्या हो टू डोनर एटम, टू डोनर एटम अभी बताया था ना
कौन सा, CH2 NH2 और CH2 NH2, 2 डोनर एटम है ना, एक ही रहा और एक ही आ रहा, दो। अगर आप इसे कोबाल्ट से जोड़ते हो, देखो एक इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा और एक ये बॉन्ड देकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक ये बॉन्ड देकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर दो जोड़ते हो तो कैसे हो जाएगा, NH2 CH2 CH2 आपका NH2 और ये जुड़ गया। देखो 2 बॉन्डेड हो गए ना एक इस पर, क्योंकि इसके पास 2 डोनर एटम है। ऐसे ही आपका ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन कौन सा होता है, COO नेगेटिव और आपका COO नेगेटिव। ये क्या है, आपके बाईडेंटेट है। आगे बात समझ, बाईडेंटेट का मतलब जिसके पास 2 डोनर एटम हो। इसके पास 2 डोनर एटम है, एक ही ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन। इसके पास भी 2 डोनर एटम है, एक ही ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन, और 2 ही बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए क्योंकि इन्होंने दो पेयर के दिए हुए। क्लियर बेटा। ये देखो एग्जाम्पल भी दिया, इथेन 1,2 डाइअमीन और आपका ऑक्सिलेट आयन। द ligand is said to be didentate कह लो या bidentate कह लो, and when several donor atom are present a single ligand जैसे N CH2 CH2 NH2 thrive, the ligand said to be polydentate, या जिसमें एक दो से ज़्यादा हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, polydentate। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है आपका। चलो मैं पहले ये पूरा पैराग्राफ ही पढ़ देती हूँ। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट जिसे बोलते हैं EDTA, EDTA जो ये क्या होता है, EDTA इसका ये फॉर्मूला नाम होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। और इसके ऊपर कितने होते हैं चार्ज, 4 नेगेटिव। इज एन इम्पोर्टेंट हेक्साडेंटेट। हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी ना, प्राइमरी वैलेंसी निकाली थी, तो हमने क्या लिखा था वहाँ पर 6 लिखा था ना कि 6 देता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का मतलब इसके पास 6 डोनर एटम होते हैं, कि 6 होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इट कैन बी बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। इसके पास 2 ऑक्सीजन होती है और 4 ऑक्सीजन होती है और 2 नाइट्रोजन, मतलब कि 4 तो ऑक्सीजन देगी अपने लोन पेयर और 2 कौन देगा, आपका नाइट्रोजन देगा। 2 है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन को इनकी स्ट्रक्चर ही बना के दिखा देती हूँ। चलो मैं ये रही, बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये रहा, कितने 1 2 3 4 तो क्या हो गया, ऑक्सीजन डोनर एटम है और एक ही लोन पेयर कौन देगा, आपके पास ऑक्सीजन है। तो कितनी से चले गए, 4 तो यहाँ से जाएंगे, 4 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितना डेंटेट हो गए, हेक्साडेंटेट। क्लियर बेटा। तो लिगेंड्स, द 2 लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट, मतलब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। चलो मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ दे। एग्जांपल ऑफ सच है लिगेंड NO2 नेगेटिव एंड SCN आयंस। NO2 आयन कैन कोऑर्डिनेट either थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ए सेंट्रल मेटल आयंस। अब देखो बेटा क्या बोलते हैं, जो आपके एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स होते हैं, जो एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स होते हैं वे होते हैं जिनके पास 2 डोनर साइट होती है, ठीक है, कि वे दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जैसे आपका NO2 होता है, क्या बेटा, यहाँ देखो NO2 होता है, ये वाला NO2 का स्ट्रक्चर होगी, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो क्या करेगा, मेटल को डोनेट कर देगा अपने लोन पेयर। यहाँ से ऑक्सीजन तो नहीं दे रहा, कौन देगा, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है मेटल को डोनेट कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता तो इसके पास ऑक्सीजन भी ऐसा है, अगर नाइट्रोजन नहीं अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता तो वो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। किसको, मेटल को। तो जिसके अंदर 2 एक्टिव साइट हो, कि हम उसे कैसे लिख सकते हैं, NO2 भी लिख सकते हैं ऐसे और ONO भी लिख सकते हैं। अगर आपका मेटल की तरफ ONO है, इसका मतलब मेटल को अपने लोन पेयर किसने दिया है, ऑक्सीजन ने। अगर है NO2, इसका मतलब अपने लोन पेयर दिए है नाइट्रोजन ने। इसका मतलब इसके पास 2, एक टाइम में एक ही अपना क्या देगा, लोन पेयर देगा, ठीक है, या तो ऑक्सीजन 2 या आपका नाइट्रोजन 2। तो इसके पास 2 एक्टिव साइट है, 2 रास्ते हैं, कोई भी चुन सकता है। तो जिसके पास 2 रास्ते हो, 2 साइट हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्बीडेंटेट, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन भी दे सकता है, अगर ऑक्सीजन देगा तो ऐसे लिखेंगे हम, और अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा तो ऐसे लिखते हैं। क्लियर बेट। ऐसे ही NCS होता है, आपका जो सल्फर होता है वो भी डोनर एटम होता है, और आपका जो N है वो भी डोनर एटम होता है। अगर आप ऐसे लिखोगे इसका मतलब मेटल को किसने दिया है, लोन पेयर, ऐसे नहीं। अगर आप ऐसे लिख रहे हो इसका मतलब लोन पेयर किसने दिया है, N ने। तो एक टाइम में एक ही देगा, या आप उसको ऐसे लिखो या आप उसको ऐसे लिखो, तो 2 साइट होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाईडेंटेट, ठीक है बेटा। अगर आप C दे रहा है तो हम क्या लिख देगा उसके सामने, थायोसाइनेटो S। अगर N दे रहा है तो थायोसाइनेटो N। ऐसे ही बेटा इसमें अगर आप डोनर है N है तो नाइट्राइटो क्या लिखोगे, N।
और अगर आपका डोनर एटम किसे लिख रहे हो ओ, तो नाइट्राइट तो ओ। जब आईपीएससी नेम सिखाऊंगी तो वहाँ पर यूज होगे कि अगर ओ डोनर एटम है तो ओ लिखा जाएगा, एन डोनर एटम है तो एन लिखा जाएगा। क्लियर बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? सिमिलरली HCN आयन आर कोऑर्डिनेट थ्रू द सल्फर और नाइट्रोजन। ऐसे ही CN में भी क्या है, सल्फर भी डोनर एटम है और आपका CN भी, इन दोनों में से कोई भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CN ऑफ मेटल आयंस इन ए कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। अब देखो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CN, जो आपके CN आपके बेटा ये क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जितने आपके डोनर एटम मेटल से क्या होंगे, अटैच होंगे, वो इसका क्या होगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, PTCl 6 है, कितने लगे हुए Cl 6, तो एक मैंने बताया जो Cl होता है यूनिडेंटेट होता है कि Cl सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देता है, तो एक एक देगा तो 6 कितने देंगे? 6 देंगे। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। मतलब जितने आपके डोनर एटम इतने ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो PTH का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। ऐसे जैसे NH3 की 4 आ जाए तो कितने NH3 है? ये भी यूनिडेंटेट होता है, NH3 सिर्फ एक ही लोन पेयर देता है, तो कितने हैं? 4। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा Ni का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर बेटा ये बात? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PT एंड Ni कितना होगा? 6 और 4 रेस्पेक्टिवली। ऐसे ही सिमिलरली इन कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखो बेटा ये क्या है? बाइडेंटेट। मैंने इनका फॉर्मूला भी बताया, बाइडेंटेट है। इसका मतलब यहाँ से तो आपको देखकर क्या लग रहा होगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 3 होना चाहिए, लेकिन 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके एक ही मोलिक्यूल 2 साइड क्या है? डोनर एटम है इसके पास। मतलब एक मोलिक्यूल 2 डोनर एटम देगा, तो एक मोलिक्यूल 2 देगा तो 3 कितने हो गए? 2 3 जा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 6। क्लियर हो गई होगी बात? देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जैसे Fe है, Fe के पास 3 क्या है? C2O4 है। क्या है? C2O4 है। तो आप जोड़ दो COOC, OOC जुड़ गया। ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि O डोनर एटम होता है, ये जुड़ गया, ये हो गया। ठीक है, कितने हैं वे? 3। तो एक अटैच कैसे हो जाएगा? तिरछा अटैच हो जाएगा। एक यहाँ पर ऊपर से ऐसे, एक यहाँ और एक यहाँ ऐसे अटैच हो जाएगी। लेकिन 2 कितनी साइड है? 2 साइड है ना एक के साथ। जब एक के पास 2 डोनर एटम तो 3 के पास कितने होगी? 6 हो गए ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बनाएंगे? एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक ये और एक दूसरा बनाएगा, तो कितने हो गए? जितने बॉन्ड बनाए इतने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बस ये याद रखना। तो ये एक जो आपका C2O4 है, इसके अंदर जितनी डोनर साइट इतना है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 2 है। और कितने है ये? 3। तो 2 3 जा 6, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही आपका EN भी क्या होता है? बाइडेंटेट होता है। इसका मतलब एक EN 2 लोन पेयर देगा, तो एक EN 2 लोन पेयर देगा तो 3 कितने देंगे? 3। तो 2 3 जा 6। तो CO का भी कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? डाइडेंटेट होते हैं। क्लियर बात? It is important note here that coordination number of the central metal atom determined only by the number of sigma bond formed by the ligands with the central atom ion। जो आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉन्ड निकालोगे वो सिर्फ किसकी हेल्प से निकालोगे? सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से। पाई बॉन्ड इट फॉर्म बिटवीन द लिगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल आयन आर नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पज। देखो बेटा इस जो आपका जो स्ट्रक्चर बनाई थी ना मैंने, देखो ऐसे कोबाल्ट जैसे यहाँ पर 6 6 6 6, ये सिग्मा बॉन्ड काउंट कर कर ही आप क्या निकाल सकते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। बस ये कहना चाहता है यहाँ पर। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? द सेंट्रल एटम आयन द लिगेंड्स अटैच द इनक्लोज इन द स्क्वायर। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो क्या होता है आपका? ब्रैकेट, ठीक। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसके अंदर जितने आपके क्या है? जो बॉन्डेड है। देखो जो ब्रैकेट है वो तो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल है, आपके आंस है, वो क्या हो जाती है? उनकी एंटिटी हो जाती है। ठीक है। द सेंट्रल एटम आयन आर लिगेंड्स अटैच टू इज इन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कलेक्टिवली टर्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। इन द आयनाइजेबल, जो आयनाइजेबल होते हैं उसे बाहर लिखते हैं, जो नॉन आयनाइजेबल होती है उसे क्या लिखते हैं? अंदर लिखते हैं। जो जो आयनाइजेबल होते हैं उसके क्या बोलते हैं? हम काउंटर आयन बोलते हैं। सारी बात मैंने बताया। जैसे K4 है, काउंटर आयन है क्योंकि क्या लिखा हुआ है? इससे बाहर लिखा हुआ है। जो ब्रैकेट
आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर कितने सी एन है, यह इसकी एंटिटी हो गई। और आपका जो बाहर लिखा है ये इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा, आयनाइजेबल या काउंटर आयंस। ठीक है, फिर है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। अब आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन होता है जो आपके मेटल है कि उनका अरेंजमेंट कैसे है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, वो अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगी, स्क्वायर प्लेनर बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी, उसी स्ट्रक्चर को, उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड to the central atom ion defined as a coordination polyhedron about the central atom. The most common coordination polyhedron octahedral, जो कॉमन हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके नीचे अंदर स्ट्रक्चर, एक ऑक्टाहेड्रल होती है, एक स्क्वायर प्लेनर होती है और एक होती है टेट्राहेड्रल। जैसे कि जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, जो आपके स्क्वायर प्लेनर और आपका टेट्राहेड्रल होता है इसमें होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसमें होता है बेटा 4। देखो ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल कितने बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 5 6, जिसमें बॉन्ड 6 बनेंगे वो तो होता है ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 4 हो गए वे टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर वाला भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर है तो आपकी टेट्राहेड्रल, और अगर एक ही प्लेन पर है वो होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और अब ये क्या होता है, ट्राई का मतलब ये बन गया ट्राइगोनल, और बाई पिरामिडल का मतलब एक ऊपर और एक नीचे। अब ये स्क्वायर, पहले स्क्वायर बन गया, और पिरामिडल का मतलब एक ऊपर लिगेंड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो बेटा नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इसमें देखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ए कॉम्प्लेक्स इन डिफाइन एज द चार्ज it would be carry if all the ligands are removed along with the electron pair of the r share with the central metal। अगर जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो लिगेंड है जितने अपने लोन पेयर क्या किए, शेयर किए हुए हैं, अगर वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाए और मेटल के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द रोमन नंबर। बेटा जब हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 1 2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जैसे कॉपर हो गया CuCN की 4i3 नेगेटिव, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम कॉपर के सामने कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो होमोलैक्टिक एंड हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। ठीक है, मैं पहले बताते जिसमें, चलो चैप्टर यही पढ़ लेते पैराग्राफ। कॉम्प्लेक्सेज इन विच ए मेटल इज बाउंड ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। अगर वो कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह का क्या होता है, डोनर ग्रुप होता है, ठीक है, कि एक ही टाइप का लिगेंड्स होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, होमोलैक्टिक बोलते हैं। जैसे कि CONH3 के लिए एक ही NH3 एक ही टाइप का आपका क्या है, लिगेंड है, 6 के 6 आपके NH3 है, इसका मतलब है ये होमोलैक्टिक। और अगर आर नोन एज होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच ए मेटल बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। अगर एक से ज़्यादा, जैसे NH3 4 और क्या आ गया, दूसरा Cl आ गया, सेम तो नहीं है ना दोनों, इसका मतलब ये कौन से हो जाएंगे, हेट्रोलैप्टिक। जिसमें अलग अलग लिगेंड हो गए हेट्रोलैप्टिक, और जिसमें सेम लिगेंड होते हैं वो होते हैं होमोलैप्टिक। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो नोमेनक्लेचर है उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू बच्चों।